नमस्ते दोस्तों, जोहार। आप सभी का अभिषेक चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से क्लास 11th के 16 तारीख को होने वाले हिंदी कोर के सेकंड टर्म के टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं। तय मानिए 16 तारीख के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस यहीं से देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को भी शेयर करें और लाइक करें। चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, आज का पहला और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं। क्या लिखा गया? प्रेमचंद के किन्हीं दो रचनाओं के नाम लिखे। ठीक है, तो दो रचनाओं के नाम लिखना है। मैं आपको 4 नाम बता दिया हूं, बस 2 को नाम आपको लिख देना है, आपका 2 मार्क्स कंफर्म। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको एक जरूर देखने को मिलेंगे, कंफर्म मिलेंगे। ठीक है, तो प्रेमचंद के 2 रचना के नाम, एक रंगभूमि, दूसरा कर्मभूमि। ठीक है, और 2 नाम मैंने बता दिया है, गोदान और सेवा सदन, लेकिन आपको किन्हीं 2 नाम लिखना है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं। क्या लिखा गया? त्रिलोचन के किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखे। ठीक है, तो क्या क्या नाम है दोस्तों? धरती, मेरा घर, अमोला, गुलाब और बुलबुल। ठीक है, इनमें से किन्हीं 2 रचनाओं के नाम आप याद कर लीजिए, आप परीक्षा में जाकर लिख दीजिएगा। ठीक है, आपका 2 मार्क्स कंफर्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा गया? शेखर जोशी के किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखे। ठीक है, शेखर जोशी के किन्हीं 2 रचनाओं के नाम दोस्तों, एक कोसी का घटवार, दूसरा हलवाहा, तीसरा 7 के लोग, चौथा एक पेड़ की याद। ठीक है, जो 2 नाम आपका याद होगा प्लीज इसको याद कर लीजिए और जाके परीक्षा में लिख डालिएगा। ठीक है, आपका 2 मार्क्स कंफर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा गया? निर्मला पुतुल के किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखे। ठीक है, निर्मला पुतुल के किन्हीं 2 रचनाओं के नाम दोस्तों क्या क्या है? देखिए 2 नाम मैंने लिख दिया है। नगाड़े की तरह बजते शब्द, अपने घर की तलाश में। ठीक है, ये 2 नाम आप याद कर लीजिए, आ जाके लिखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है? मन्नू भंडारी के किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखे। ठीक है, तो क्या क्या नाम याद रखिएगा दोस्तों? यही सच है। क्या? यही सच है, मैं हार गई, महाभोज, आंखों देखा झूठ। ठीक है, तो यही सच है और आंखों देखा झूठ, ये 2 नाम याद कर लीजिएगा, सच और झूठ। ठीक है, यही सच है और आंखों देखा झूठ, याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस 2 नाम याद करके जाइएगा और वहां लिख दीजिएगा, आपका 2 मार्क्स कंफर्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है? दुष्यंत कुमार के किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखे। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, दुष्यंत कुमार के किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखे। तो एक याद रख लीजिएगा, सूर्य का स्वागत। क्या? सूर्य का स्वागत, और दूसरा साये में धूप। ठीक है, इधर सूर्य और दूसरा धूप, याद रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तरफ सूर्य याद रखिएगा, दूसरा सूर्य क्या करता है? धूप देता है ना, तो 2 नाम याद कर लीजिएगा। सूर्य का स्वागत, यानी जैसे ही सूर्य आता है क्या हो जाता है? धूप आ जाता है ना, तो सूर्य का स्वागत और दूसरा साये में धूप, ये 2 याद कर लीजिएगा। और एक तीसरा छोटे छोटे सवाल। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा गया? आओ मिलकर बचाएं, मैं कवित्री क्या बचाने की प्रेरणा देती है। ठीक है, आओ मिलकर बचाए, ये जो कविता है इसमें कवित्री क्या बचाने की प्रेरणा देती है। ठीक है, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पोएम से लिया गया है, आओ मिलकर बचाए से। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं, क्या लिखा गया है? आओ मिलकर बचाए नामक कविता प्रकृति प्रेम और संस्कृति प्रेम की कविता है। किसकी कविता है दोस्तों? प्रकृति प्रेम और संस्कृति प्रेम की कविता है। कवित्री झारखंड के संथाली रंग और जीवन शैली को बचाना चाहती है। किसको बचाना चाहती है दोस्तों? झारखंड के संथाली रंग और जीवन शैली को बचाना चाहती है। वह अपनी बस्तियों को शहरी अपसंस्कृति से बचाकर झारखंड की माटी के रंग में रंगना चाहती है। याद रखिएगा दोस्तों, बाहरी संस्कृति से बचाना चाहती है और झारखंड की माटी के रंग में रंगना चाहती है। याद रखिएगा, वह चाहती है कि उनके जीवन में गर्माहट, ताजगी, हरियाली, भोलापन, अक्खड़पन, जुझारूपन बना रहे। ठीक है, याद रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा गया है? भाषा में झारखंडीपन से क्या अभिप्राय है। ठीक है, यह भी आओ मिलकर बचाए कविता से है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ये वाला क्वेश्चन छपने लायक क्वेश्चन है, आपका गारंटी देता हूं ये क्वेश्चन आपके आने वाले। ठीक है, तो भाषा में झारखंडीपन से क्या अभिप्राय है, ये पूछा गया है, तो इसका आंसर लोग देख सकते हैं, क्या लिखा गया है? भाषा में झारखंडीपन से अभिप्राय आदिवासी समूह की मातृभाषा से है। किससे दोस्तों? आदिवासी समूह की मातृभाषा से है। झारखंड के आदिवासी लोग प्रकृति पर ही निर्भर है। ठीक है, याद रखिएगा, ये लोग प्रकृति प्रेमी होते हैं, प्रकृति से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, प्रत्येक आदिवासी समूह की पहचान का मूल स्रोत उसकी भाषा होती है। ठीक है, सभी की मूल जो स्रोत होता है ना, वो भाषा ही होता है। ठीक है, भाषा से ही पहचान हो जाता है वो किस देश का है, वो किस राज्य का है। ठीक है, इसी प्रकार संथालियों की भाषा संथाल है। संथालियों की भाषा क्या है दोस्तों? संथाल है। इस भाषा में झारखंड की पहचान झलकती है। याद रखिएगा, ये जो संथाल है यानी संथालियों की जो भाषा है संथाल, इससे क्या पता चलता है? ये
झारखंडी की पहचान होता है, ठीक है, झारखंडी की पहचान की झलक मिलती है, ठीक है। उनकी भाषा से यह पता लगता है कि वे झारखंड के रहने वाले हैं, ठीक है, याद रखिएगा। संथाल जो है भारत की झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है, याद रखिएगा, ठीक है। लगभग 35% ये जो है जनजाति झारखंड में निवास करती है, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। झारखंड की कुल जनसंख्या 35% झारखंडी संथाली होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है, संथाल बस्तियों की किन विशेषताओं का ज्ञान आपको आओ मिलकर बचाए कविता के माध्यम से हुआ, ठीक है। क्या पूछा गया क्वेश्चन, संथाल बस्तियों की किन विशेषताओं का ज्ञान आपको आओ मिलकर बचाए कविता के माध्यम से हुआ, ठीक है। यानी संथाल की बस्तियों की विशेषताएं पूछा गया, ठीक है। चलिए आंसर आप लोग देख सकते हैं, क्या लिखा गया, संथाल झारखंड की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति, याद रखिएगा, संथाल झारखंड की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। आदिवासी समाज जहां भोलेपन, सादगी और कठोर परिश्रम के गुणों से परिपूर्ण है, वहीं इनमें अशिक्षा, अज्ञान, कुरीतियां, अंधविश्वास जैसे दोष भी है, ठीक है। कुछ गुण पाए जाते हैं तो कुछ दोष भी पाए जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। कवित्री झारखंड के संथाली रंग और जीवन शैली को बचाना चाहती है, ठीक है। वह अपनी बस्तियों को शहरी अपसंस्कृति से बचाकर झारखंड की माटी के रंग में रंगना चाहती है। संथालियों के जीवन में गर्माहट होती है दोस्तों, ताजगी होती है, हरियाली होती है, भोलापन होती है, अक्खड़पन और जुझारूपन जैसे गुण पाए जाते हैं, याद रखिएगा। आदिवासी जीवन में तीर धनुष, कुल्हाड़ी आदि का प्रयोग किया जाता है। आदिवासी जंगल, नदी, पर्वत जैसे प्राकृतिक चीजों से सीधे तौर पर जुड़े हुए होते हैं दोस्तों, याद रखिए। ये लोग जो है सीधे तौर पर प्रकृति से जुड़े हुए लोग हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं, क्या पूछा गया है, चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती कविता में पूर्वी प्रदेशों की स्त्रियों को किस विडंबनात्मक स्थिति का वर्णन यहां पर हुआ है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया, ठीक है। चलिए इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं, क्या लिखा गया, चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती कविता में कवि ने पूर्वी प्रदेशों की स्त्रियों की स्थिति का वर्णन करते हुए कहा है कि वे पढ़ी लिखी नहीं होती है, ठीक है, याद रखिएगा। क्या बताया गया, यहाँ की जो स्त्रियां होती है वे पढ़ी लिखी नहीं होती है, उन्हें सम्मान नहीं दिया जाता है, रोजगार के कारण उनके पति दूसरे शहरों में जाकर बस जाते हैं और चिट्ठी आने पर वह पढ़ नहीं पाती और ना ही वे अपनी भावनाओं को प्रकट कर पाती या बता पाती है, ठीक है। उन्हें इसी वियोग का आजीवन सामना करना पड़ता है, याद रखिएगा। यहाँ की जो स्त्रियां हैं वो पढ़ी लिखी नहीं होती है, इसलिए उन्हें सम्मान भी नहीं दिया जाता है, ठीक है। और रोजगार की तलाश में इनके जो पति हैं वे कहां चले जाते हैं दोस्तों, शहर चले जाते हैं। और जब शहर जाते हैं वहां से जब चिट्ठी भेजते हैं तो ये लोग पढ़ी लिखी नहीं होती, इसलिए चिट्ठी भी पढ़ नहीं पाती है और ना ही कोई रिप्लाई कर पाती है, ठीक है। यही चीज का वर्णन किया गया है इस कविता के माध्यम से स्त्रियों के बारे में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं, ठीक है। पठित कविता में चंपा की किन विशेषताओं का चित्रण है, ठीक है। ये भी चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती कविता से ही है, ठीक है। यानी चंपा का स्केच कैरेक्टर पूछा गया, यानी चंपा किस टाइप की लड़की है, चंपा की क्या क्या विशेषताएं हैं, ये आपसे पूछा गया है, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है चंपा का खासियत, ठीक है। चंपा शांत स्वभाव की लड़की है, कैसी लड़की है दोस्तों, चंपा शांत स्वभाव की लड़की है, परंतु शरारती और चंचल भी है, ठीक है, याद रखिएगा। शांत स्वभाव की है लेकिन थोड़ी थोड़ी शरारती भी है और चंचल भी है। कवि को परेशान करने के लिए कवि के कागज कलम इधर उधर कर देती है, ठीक है, याद रखिएगा। कवि को परेशान करती थी, उनके जो कागज कलम है इधर उधर कर देती थी, ठीक है। वह अपने पिता के व्यवसाय में भी सहयोग करती है, ठीक है, अपने पिता के व्यवसाय में सहयोग करती है, ठीक है। वह दिन भर पशुओं को चराने का काम करती है, क्या करती है, दिन भर पशुओं को चराने का काम करती है। वह जो करना चाहती वही करती है, ठीक है, याद रखिएगा, जो करना चाहती है वही करती है। उसे पढ़ना पसंद नहीं तो वो नहीं पढ़ती है, ठीक है। वह नहीं चाहती कि उसका पति उससे दूर जाए तो कहती है कलकत्ता पर बजर गिरे, ठीक है, क्या गिरे, कलकत्ता पर बजर गिरे, यानी कलकत्ता का विनाश हो जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा। इस पोएम का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्या पूछा गया, चंपा ने ऐसा क्यों कहा कि कलकत्ते पर बजर गिरे, लिख के ले लीजिए, ये क्वेश्चन आने वाला, ठीक है। आंख मूंद करके याद कीजिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका छपने वाला, लिख के ले लीजिए, ठीक है। यही वाला क्वेश्चन आपका आएगा, चंपा ने ऐसा क्यों कहा कि कलकत्ते पर बजर गिरे, याद रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, चंपा नहीं चाहती थी कि उसका पति उसे छोड़कर कमाने के लिए कलकत्ता जाए, याद रखिएगा। मैंने बताया था ना, पूर्वी प्रदेश की स्त्रियां क्या करती दोस्तों, इन लोग के जो पति होते थे वे बाहर चले जाते थे काम करने, ठीक है, वहीं जाकर दूसरे शहर में बस जाते थे ना। तो चंपा नहीं चाहती थी कि उसका पति भी उसे छोड़कर कमाने के लिए कलकत्ता जाए, ठीक है।
कलकत्ता शहर परिवारों को तोड़ने वाला है। बताए थे ना कि इन लोगों का पति क्या करते हैं, शहर चले जाते हैं और वही शहर में बस जाते हैं। ठीक है, यानी कलकत्ता शहर परिवारों को तोड़ने वाला है। यह प्रतीक है शोषण का। किसका प्रतीक है दोस्तों? शोषण का। इस शोषण से आम व्यक्ति का जीवन नष्ट हो जाता है। चंपा अपने पति से अलग नहीं होना चाहती, अतः वह कलकत्ता का विनाश चाहती है ताकि उसका परिवार नहीं टूटे, इसलिए वह कहती है कलकत्ते पर बजर गिरे। याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिख लीजिए अच्छे से और याद कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछा गया? यह भी छपने लायक क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? कमीज ना होने पर लोग पांव से पेट क्यों ढक लेते हैं? कमीज ना होने पर लोग पांव से पेट क्यों ढक लेते हैं? यह क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए इसका परफेक्ट आंसर आप लोग देख सकते हैं। क्या लिखा गया? यहां के लोग मतलब दोस्तों भारत के लोग, ठीक है, भारत के लोग ऐसे आलसी, निकम्मे और शोषित हैं कि वे हर अभाव को चुपचाप पी लेते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, स्वतंत्रता के बाद की कहानी है दोस्तों। सब सोचा था कि स्वतंत्रता के बाद भारत का जो आदमी है वो अच्छे हो जाएंगे, सब कुछ अच्छा होने वाला है, यानी सब तरफ प्रकाश ही प्रकाश होने वाला है, लेकिन उसका विपरीत होता है, यानी अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है। ठीक है, यहाँ के लोग क्या होते हैं दोस्तों? ऐसे आलसी, निकम्मे और शोषित है कि वे हर अभाव को चुपचाप पी लेते हैं, यानी संघर्ष एकदम नहीं करते। ठीक है, वे अपने अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं करते, बल्कि वे अपने में सिकुड़ कर जैसे तैसे जीने को अपनी नियति बना लेते हैं। उनमें संघर्ष की कामना मर चुकी है। ठीक है, ये कमीज के ना होने पर उसके लिए शोर नहीं मचाते, बल्कि अपने पांवों से पेट को ढकने की कोशिश करते हैं। याद रखिएगा, यहाँ के जो लोग हैं वो संघर्ष करना नहीं जानते। ठीक है, चुपचाप क्या कर लेते हैं दोस्तों? उसको सा लेते हैं, उसे पी जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कमीज ना होने पर लोग पांव से पेट को क्यों ढक लेते हैं? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। कवि अपनी गजल में चिराग के माध्यम से क्या संकेत करता है? क्या पूछा गया है? कवि अपनी गजल में चिराग के माध्यम से क्या संकेत करता है? चलिए इसका परफेक्ट आंसर आप लोग देख सकते हैं। चिराग होता है क्या दोस्तों? चिराग का अर्थ दीपक होता है। याद रखिएगा, चिराग का अर्थ दीपक होता है। दीपक प्रतीक है ज्ञान का प्रकाश फैलाने का। याद रखिएगा, दीपक किस चीज का प्रतीक है? ज्ञान का प्रकाश फैलाने का। ठीक है, स्वतंत्र भारत में सबने सपना देखा था कि अब यहां हर घर में दीपकों की माला जलेगी, अर्थात सबको ढेर सारी खुशियां मिलेंगी, किंतु हुआ इसके उल्टा, यानी हुआ इसके विपरीत। सब जगह अंधेरा ही अंधेरा है। सफलता या प्रकाश के नाम पर कुछ भी नहीं हो पाया। याद रखिएगा, सब सोचा था कि क्या होगा, सबका भला होगा, ढेर सारी खुशियां मिलेंगी, लेकिन हुआ इसके विपरीत, सब कुछ उल्टा हो गया दोस्तों। यहां प्रकाश नहीं बल्कि अंधेरा ही अंधेरा है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और सारे दोस्तों के बीच इसको प्रोवाइड कीजिए दोस्तों। व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चे इस वीडियो को देख पाए, ताकि हिंदी कोर का एग्जाम सभी का अच्छा जाने वाला। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चंस आने वाला है, सभी बच्चों के बीच शेयर कर दीजिए, जितने भी आपके दोस्त हैं सबके बीच ये शेयर कर दीजिए दोस्तों, ताकि सबको इसका लाभ मिल पाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा गया? दुष्यंत कुमार खुदा के संबंध में लोगों के किस विचार से प्रसन्न है? ठीक है, ये दुष्यंत कुमार है, ये खुदा के संबंध में लोगों के किस विचार से प्रसन्न है? तो इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं। क्या लिखा गया है? कवि दुष्यंत कुमार भाग्यवादी लोगों पर कटाक्ष करता है कि यहाँ के लोग ईश्वरवादी है। यानी यहाँ के लोग मतलब कहाँ के लोग दोस्तों? भारत के लोग ईश्वरवादी है। चाहे उन्होंने भगवान को ना देखा हो, तब भी वे खुदा के नाम पर सब प्रकार के कष्ट सहन कर लेते हैं। वे यह सोचकर संतुष्ट हो जाते हैं कि उनके सुख दुख में ईश्वर की कोई योजना है। ठीक है, यानी ये लोग क्या करते हैं? पूरी तरह से डिपेंड होते हैं भगवान पे। ठीक है, याद रखिएगा, खुदा पे डिपेंड होते हैं। अगर इनके साथ कोई बुरा होता है ना, तो ये भी ये लोग सहन कर लेते हैं। ये लोग सोचते हैं ये कोई ईश्वर की माया है, यानी ईश्वर मेरी परीक्षा ले रही होगी। ठीक है, यानी भगवान मेरा परीक्षा ले रहा है। ठीक है, इस कठिन परिस्थिति का मेरा परीक्षा लिया जा रहा है, ये सब सोचकर ये लोग सब कुछ सह जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, यानी भारत के लोगों का पूछा गया है, यानी भारत के लोगों के बारे में बताया गया कि भारत के लोग कैसे हैं दोस्तों? भाग्यवादी होते हैं और ईश्वरवादी होते हैं। ठीक है, सब कुछ में ये लोग क्या करते हैं? ईश्वर को ले आते हैं, यानी ये जो भी कुछ हुआ ईश्वर की माया है। ठीक है, यानी उनके सुख दुख में ईश्वर की कोई योजना है, यही सब सोचकर ये लोग क्या करते हैं दोस्तों? संघर्ष करना छोड़ देते हैं और सब कुछ सह लेते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी पर कवि दुष्यंत कुमार भाग्यवादी लोगों पर क्या करता है? कटाक्ष करता है। ठीक है,
चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं क्या पूछा गया। गांव और शहर दोनों जगहों पर चलने वाली मोहन के जीवन संघर्ष में क्या अंतर है। यह भी परीक्षा में छपने लायक क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको भी याद कर लीजिएगा, अच्छे से समझिए। इसका आंसर देखिए क्या लिखे हैं। गांव और शहर दोनों जगहों पर चलने वाले मोहन के जीवन संघर्ष में दिन रात का अंतर है। कैसा अंतर है दोस्तों? दिन रात का अंतर है। गांव के स्कूल में उसकी पहचान एक मेधावी छात्र के रूप में थी। कैसी थी दोस्तों स्कूल में पहचान इसके, यानी गांव के स्कूल में इसकी पहचान कैसी थी दोस्तों? एक मेधावी छात्र के रूप में थी। स्कूल में उसका सम्मान सबसे ज्यादा था, ठीक है, परंतु उसे 4 मील दूर स्कूल जाना पड़ता था, ठीक है। स्कूल जाने में उनको कष्ट होता था, 4 मील दूर उसको स्कूल जाना पड़ता था। और स्कूल जाने पर उससे क्या होता था? नदी भी पार करनी पड़ती थी, याद रखिएगा, उसे नदी भी पार करनी पड़ती थी। जबकि शहर में वह पूरे दिन नौकरों की तरह काम करता था, याद रखिएगा दोस्तों, जबकि शहर में वह पूरे दिन नौकरों की तरह काम करता है। उसका दाखिला मामूली स्कूल में करवा दिया जाता है और उसे पढ़ने का मौका भी नहीं दिया जाता। याद रखिएगा, जब गांव में था तो गांव के मास्टर जी सोचते थे कि ये मेरे गांव का नाम रोशन करेगा, ये मेरा नाम करेगा, ये पूरा विद्यालय का नाम रोशन करेगा। लेकिन ये जो गांव का होनहार बालक जो था ना, शहर जाके क्या होता दोस्तों? भटक जाता है। पूरे दिन ये नौकर की तरह काम करता है और एक सामान्य से स्कूल में इसको दाखिला दिया जाता है और उसकी पढ़ाई भी पूरी नहीं हो पाती। याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन 17 की ओर बढ़ते हैं। क्या पूछा गया क्वेश्चन में? धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था। क्या पूछा गया है? धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था। इसका परफेक्ट आंसर आप लोग देख सकते हैं। बचपन में ही धनराम को यह बताया गया कि वह नीचे जाति का है। किस जाति का दोस्तों? निम्न जाति का है, यानी नीची जाति का है। मोहन कक्षा में सबसे होशियार था, जिस कारण से उसे क्या बनाया गया था दोस्तों? कक्षा का मॉनिटर बनाया गया था, ठीक है। मास्टर जी कहते थे कि मोहन एक दिन बड़ा आदमी बनेगा, जिससे उनका और विद्यालय का नाम रोशन होगा, ठीक है। और धनराम को भी यही लगता था। धनराम को भी मोहन से बहुत ज्यादा आशाएं थी। अतः इन सभी कारणों से धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझता था। याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 18, ये भी परीक्षा में आने लायक क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन? इतिहास में स्पीति का वर्णन नहीं मिलता है, क्यों, ठीक है। कारण पूछा गया है कि स्पीति का जो वर्णन है वह इतिहास में क्यों नहीं मिलता है, ठीक है। चलिए इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं, क्या लिखा गया है। इतिहास में स्पीति का वर्णन नहीं मिलता है क्योंकि यहां की भौगोलिक स्थिति विचित्र है। कैसी है दोस्तों? यहां की भौगोलिक स्थिति विचित्र है। यहां आवागमन यानी आने जाने के साधन नहीं है। याद रखिएगा, यहां आवागमन यानी आने जाने का साधन नहीं है। यह पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है, यानी चारों तरफ क्या है दोस्तों? पर्वत ही पर्वत, ठीक है। साल में 8-9 महीने बर्फ रहती है। याद रखिएगा, साल का यानी 12 महीने में 8-9 महीने यह जो जगह है वह बर्फ से घिरा हुआ रहता है। तथा यह क्षेत्र से संसार से कटा रहता है, ठीक है, यानी जुड़ा हुआ नहीं रहता है। क्या रहता है दोस्तों? से संसार से यह जगह कटा सा रहता है। इन दुर्गम रास्तों को लांघने का साहस किसी राजा या शासक ने भी नहीं किया। यहाँ की आबादी बेहद ही कम है तथा जनसंचार के साधन का भी अभाव है, ठीक है। इस वजह से इतिहास में स्पीति का वर्णन नहीं मिलता है। याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, ठीक है। क्या पूछा गया? स्पीति के लोग जीवन यापन के लिए किन कठिनाइयों का सामना करते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, ये जो स्पीति है ये साल के 8-9 महीना बर्फ से ही घिरा हुआ रहता है, ठीक है। तो सोच सकते हैं इनका जीवन यापन कितना कठिनाइयों से भरा हुआ है, ठीक है। यही क्वेश्चन पूछा गया। चलिए इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं, क्या लिखा गया। स्पीति के लोग जीवन यापन के लिए बहुत सी कठिनाइयों का सामना करते हैं, ठीक है। लंबी शीत ऋतु होने के कारण ये लोग दुनिया से कटे रहते हैं, ठीक है, जुड़े हुए नहीं रहते। कैसे रहते हैं दोस्तों? कटे रहते हैं। यहाँ की आबादी भी क्या है? बहुत ज्यादा कम है ना। यहां जलाने के लिए लकड़ी नहीं होती। याद रखिएगा, यहां जलाने के लिए लकड़ी नहीं होती है, इसलिए वे ठंड से ठिठुरते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, यहां केवल एक ही फसल उगाई जाती है, अतः भोजन की समस्या भी सबसे बड़ी समस्या है यहाँ, ठीक है। याद रखिएगा, इन सारी कठिनाइयों का सामना स्पीति के लोग करते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज का अंतिम क्वेश्चन और परीक्षा में छपने लायक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा गया। भारत माता के प्रति नेहरू जी की क्या अवधारणा थी, ठीक है। एकदम लिख के ले लीजिए, परीक्षा में छपने लायक क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं, क्या लिखा गया। भारत माता के प्रति नेहरू जी की यह अवधारणा थी कि हिंदुस्तान के नदी, पहाड़, जंगल, भूमि और खेत जो हमें अन्न देते हैं, ये सभी के सभी क्या है? भारत माता है। याद रखिएगा, साथ ही साथ हिंदुस्तान के करोड़ों लोग जो देश में चारों ओर फैले हुए हैं, भारत माता है। भारत जितना हम समझ सकते हैं उससे भी कई गुना अधिक है। भारत माता की जय का अर्थ है कि यहां के लोगों की जय, ठीक है। याद रखिएगा, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था।
तो आशा करते हैं दोस्तों ये टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बस अच्छे से इन क्वेश्चंस का रिवीजन कीजिए। अब बैक टू बैक आप लोगों के लिए हर सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज लाने वाला हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। दोस्तों अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सभी दोस्तों को भी शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक दें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।